आज हम ब्रह्मांड की उसी गहराई में उतरने वाले हैं जहां एक तारे का जन्म होता है और उसकी असली शक्ति जागती है। अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक स्पेस वीडियो देखना चाहते हैं तो डेंस फाइकोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर करें और इस यात्रा का हिस्सा बने। तारे का जन्म, एक रहस्यमयी शुरुआत। ये तारे जो आज आसमान में शांति से चमक रहे हैं, इनकी शुरुआत कभी इतनी खामोश नहीं थी। इनका जन्म हुआ था भयानक दबाव, अंधेरे, टकराव और ऊर्जा के विस्फोटों के बीच, जहां हर पल कुछ बन भी रहा था और कुछ टूट भी रहा था। यही वो जगह है जहां ब्रह्मांड जन्म और विनाश को एक साथ लिखता है। एक निहारिका नेब्युला, शून्य में छिपी संभावनाएं। तारों का जन्म होता है नेब्युला निहारिका में, एक ऐसा विशाल बादल जो बाहर से शांत और सुंदर लगता है लेकिन अंदर से पूरी तरह अशांत और सक्रिय होता है। ये निहारिकाएं सैकड़ों प्रकाश वर्ष तक फैली होती है, अरबों खरबों टन गैस और धूल समेटे होती है और इनमें कई छिपे हुए क्षेत्र होते हैं जहां कुछ बनने वाला होता है। इन्हें समझना ऐसा है जैसे किसी शांत समुद्र के नीचे चल रही तेज धाराओं को समझना। इनके अंदर माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते रहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद होते हैं और रेडिएशन का भी असर रहता है। यानी ये एक डायनामिक सिस्टम है, बिल्कुल भी स्थिर नहीं। 2 इंटरस्टेलर मीडियम, जहां सब कुछ शुरू होता है। निहारिका दरअसल एक बड़े एनवायरनमेंट का हिस्सा है जिसे कहते हैं इंटरस्टेलर मीडियम, ISM। ये वो जगह है जहां गैस, धूल, रेडिएशन और मैग्नेटिक फील्ड्स सब साथ मौजूद होते हैं और यहीं से मैटर एक जगह इकट्ठा होकर तारे बनाता है। ISM में डेंसिटी बहुत कम होती है लेकिन समय बहुत ज्यादा होता है और ब्रह्मांड में समय ही सबसे बड़ा कारक है। लाखों साल तक धीरे धीरे होने वाले छोटे बदलाव एक दिन एक बहुत बड़े परिवर्तन में बदल जाते हैं। 3 ट्रिगर मैकेनिज्म, कोलैप्स की चिंगारी। हर जगह तारे नहीं बनते, इसके लिए चाहिए एक ट्रिगर, एक शुरुआत। ये ट्रिगर हो सकता है पास के किसी तारे का विस्फोट, किसी आकाशगंगा का ग्रेविटेशनल पुल या शॉकवेव जो गैस को कॉम्प्रेस कर दे। जैसे ही ये ट्रिगर मिलता है, गैस क्लाउड अनस्टेबल हो जाता है और कोलैप्स की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये कोलैप्स कोई शांत प्रक्रिया नहीं है, इसमें टर्ब्यूलेंस होता है, केओस होता है और लगातार टकराव होते हैं। 4 फ्रैगमेंटेशन, एक से कई तारे। जब एक बड़ा क्लाउड कोलैप्स करता है तो वो एक ही तारा नहीं बनाता, वो टूटकर कई छोटे हिस्सों में बंट जाता है। इसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। हर फ्रैगमेंट अपना अलग कोलैप्स शुरू करता है और एक अलग तारा बन सकता है। इसलिए तारे अक्सर क्लस्टर्स में पैदा होते हैं, यानी एक ही जगह पर कई तारे एक साथ जन्म लेते हैं। 5 रोटेशन और डिस्क फॉर्मेशन। जैसे जैसे ये फ्रैगमेंट्स सिकुड़ते हैं वे घूमने लगते हैं। कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण रोटेशन तेज होता जाता है और एक फ्लैट डिस्क बनती है। ये डिस्क अक्रीशन डिस्क कहलाती है और यही फ्यूचर प्लैनेट्स का जन्म स्थान होती है। इस स्टेज पर सेंटर में प्रोटोस्टर और उसके चारों तरफ घूमती डिस्क। ये स्ट्रक्चर एक छोटे सोलर सिस्टम जैसा दिखता है। 6 प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टर, एक अधूरा तारा। जब कोलैप्स अपने पीक पर पहुंचता है तब बनता है प्रोटोस्टर, प्रोटोस्टार। ये बहुत गर्म होता है लेकिन अभी न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू नहीं हुई होती और ये मेनली ग्रेविटेशनल एनर्जी से चमकता है। ये एक वेटिंग फेज है जहां तारा तैयार हो रहा है लेकिन अभी पूरी तरह बना नहीं है। 7 मैग्नेटिक फील्ड्स और जेट्स का खेल। प्रोटोस्टार के आसपास मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये फील्ड्स चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं और पोल से जेट्स के रूप में बाहर फेंकते हैं। इन जेट्स की स्पीड हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकती है। ये आसपास की गैस को साफ करते हैं और तारे को स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। 8 रेडिएशन प्रेशर, अंदर की लड़ाई। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है रेडिएशन भी बढ़ती है। अब एक नई फोर्स काम करती है, रेडिएशन प्रेशर बाहर की ओर और दूसरी तरफ ग्रेविटी अंदर की ओर। ये एक कांस्टेंट बैटल है।
अगर ग्रेविटी जीतती है, कोलैप्स जारी रहता है। अगर प्रेशर ज्यादा हो गया, एक्सपांशन हो सकता है। 9. हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, संतुलन का जन्म। जब दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती है तब बनता है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब तारा ना सिकुड़ रहा है ना फैल रहा है, वो स्टेबल है। यही स्टेबिलिटी तारे को लंबे समय तक जीवित रखती है। 10. कोर कंडीशंस, असली शक्ति का निर्माण। अब कोर में कंडीशंस एक्सट्रीम हो चुकी होती है। तापमान 10 मिलियन केल्विन, प्रेशर अनइमेजिनेबल, डेंसिटी बहुत ज्यादा। यहाँ एटम्स इतनी तेजी से टकराते हैं कि उनकी बाउंड्रीज टूटने लगती है। यही वो स्टेज है जहां नेचर अपनी सबसे पावरफुल प्रोसेस शुरू करने वाली होती है। 11. समय का महत्व, लाखों साल की कहानी। एक तारे का जन्म कुछ मिनटों या दिनों में नहीं होता। ये प्रोसेस लाखों साल लेती है, धीरे धीरे इवॉल्व होती है। हर छोटा बदलाव, हर कोलिशन, हर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मिलकर एक तारे को जन्म देते हैं। 12. एक तारे का जन्म, एक सिस्टम की शुरुआत। जब एक तारा बनता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ प्लैनेट्स बन सकते हैं, मून्स बन सकते हैं, एस्टेरॉइड्स बन सकते हैं, यानी एक पूरा सोलर सिस्टम जन्म ले सकता है और शायद कहीं जीवन भी शुरू हो सकता है। 13. ब्रह्मांड का चक्र, कॉस्मिक साइकिल। सबसे दिलचस्प बात यह है कि तारे मरते हैं, फिर उनकी राख से नए तारे बनते हैं। ये साइकिल लगातार चलता रहता है और ब्रह्मांड को इवॉल्व करता रहता है। हमारी धरती और सब कुछ किसी न किसी पुराने तारे के अंदर बना था। 14. अदृश्य लेकिन वास्तविक। तारे का जन्म हमें सीधे दिखाई नहीं देता, ये डेंस क्लाउड्स के अंदर छिपा होता है। लेकिन आधुनिक टेलीस्कोप जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन प्रक्रियाओं को इंफ्रारेड में देख सकते हैं, यानी जो पहले रहस्य था अब धीरे धीरे विज्ञान उसे उजागर कर रहा है। 15. एक नई रोशनी की तैयारी। इस पूरे प्रोसेस के बाद एक तारा पूरी तरह बनने के कगार पर होता है। उसकी कोर तैयार होती है और वो एक स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है। अब बस एक कदम बाकी है जहां से उसकी असली जिंदगी शुरू होगी, जहां वो अरबों साल तक चमकेगा और ब्रह्मांड को रोशनी देगा। तारे का असली जीवन, आग का जन्म। एक तारा पैदा तो हो गया, लेकिन क्या वो सच में जिंदा है? असल सच ये है, तारे का असली जीवन तब शुरू होता है जब उसके अंदर जलती है ऐसी आग जो पूरे ब्रह्मांड को रोशनी दे सकती है। आज हम जानेंगे वो पल जब एक तारा सच में तारा बनता है। 1. न्यूक्लियर फ्यूजन, असली शक्ति का जन्म। जब प्रोटोस्टार का कोर इतना गर्म हो जाता है कि तापमान पहुंच जाए लगभग 10 मिलियन केल्विन, तब शुरू होती है सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। इसमें हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराते हैं और मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही एनर्जी तारे को चमकाती है और यही उसकी लाइफ फोर्स होती है। 2. मेन सीक्वेंस, तारे की स्थिर जिंदगी। जब फ्यूजन शुरू हो जाता है तब तारा एंटर करता है मेन सीक्वेंस फेज। ये तारे की सबसे लंबी और स्टेबल अवस्था होती है। उदाहरण के लिए हमारा सूर्य सन करीब 10 अरब साल तक इसी फेज में रहेगा। इस अवस्था में कोर में फ्यूजन चलता रहता है, बाहर की लेयर्स एनर्जी को रेडिएट करती है और तारा लगातार चमकता रहता है। यही वो स्टेज है जहां हम रात में तारों को देखते हैं। 3. हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, संतुलन की पराकाष्ठा। इस स्टेज पर तारे के अंदर एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। अंदर की ओर ग्रेविटी, बाहर की ओर फ्यूजन से बनी एनर्जी। इस संतुलन को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर ग्रेविटी ज्यादा हो जाए तारा सिकुड़ जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाए तारा फैल जाएगा। लेकिन मेन सीक्वेंस में ये दोनों बराबर रहते हैं और तारा स्टेबल बना रहता है। 4. एनर्जी का सफर, कोर से सरफेस तक। तारे के कोर में बनी एनर्जी तुरंत बाहर नहीं आती, उसे सरफेस तक पहुंचने में हजारों साल लग सकते हैं। एनर्जी का सफर। 1. कोर रेडिएशन जोन, 2. रेडिएशन जोन कन्वेक्शन जोन, 3. कन्वेक्शन जोन सरफेस। और फिर ये एनर्जी लाइट, हीट, रेडिएशन के रूप में अंतरिक्ष में फैलती है।
5. तारे का रंग और तापमान। हर तारा एक जैसा नहीं दिखता। उनका रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। ब्लू स्टार्स बहुत ज्यादा गर्म 30,000 C+, व्हाइट स्टार्स मध्यम गर्म, येलो स्टार्स जैसे हमारा सूर्य, रेड स्टार्स ठंडे लेकिन विशाल। रंग देखकर ही वैज्ञानिक तारे की उम्र और साइज का अंदाजा लगा लेते हैं। 6. मास। तारे की किस्मत तय करता है। तारे की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है उसका मास, द्रव्यमान। यही तय करता है वो कितना चमकेगा, कितने समय तक जिएगा और अंत में कैसे मरेगा। उदाहरण, छोटे तारे लंबे समय तक जीते हैं, अरबों साल। बड़े तारे बहुत तेज जलते हैं और जल्दी खत्म हो जाते हैं। 7. फ्यूजन रेट। जितनी तेज आग उतनी छोटी जिंदगी। बड़े तारों में फ्यूजन बहुत तेज होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है, लेकिन उनका फ्यूल जल्दी खत्म हो जाता है। इसलिए जो तारा जितना ज्यादा चमकदार होता है उसकी जिंदगी उतनी ही छोटी होती है। 8. स्टेलर वाइंड। तारे की सांस। मेन सीक्वेंस के दौरान तारे लगातार पार्टिकल्स छोड़ते रहते हैं, इसे कहते हैं स्टेलर वाइंड। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, स्पेस में फैलते रहते हैं और आसपास के एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। हमारे सूर्य का सोलर वाइंड पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर अरोरा, नॉर्दर्न लाइट्स बनाता है। 9. स्टेबिलिटी के पीछे छिपी अस्थिरता। हालांकि मेन सीक्वेंस स्टेबल लगती है, लेकिन अंदर लगातार चेंजेस हो रहे होते हैं। हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, हीलियम जमा हो रहा है, कोर की स्ट्रक्चर बदल रही है। यानी तारा बाहर से शांत है, लेकिन अंदर एक धीमी तबाही चल रही है। 10. अरबों साल की यात्रा। ये फेज तारे की जिंदगी का लगभग 90% हिस्सा होता है। लाखों करोड़ों साल तक तारा जलता रहता है, ऊर्जा देता रहता है और अपने आसपास के सिस्टम को प्रभावित करता है। 11. जीवन की संभावना। यही वो फेज है जहां प्लैनेट्स स्टेबल होते हैं, टेम्परेचर बैलेंस्ड होता है और लाइफ पॉसिबल होती है। यानी अगर कहीं जीवन है तो वो इसी स्टेज के दौरान विकसित होता है। 12. अंत की शुरुआत। धीरे धीरे हाइड्रोजन खत्म होने लगता है, फ्यूजन धीमा पड़ता है और एक्विलिब्रियम टूटने लगता है। यही वो मोमेंट है जहां तारे का असली संघर्ष शुरू होता है और उसकी मृत्यु की कहानी लिखी जाने लगती है। तारे का रूपांतरण। रेड जायंट का जन्म। जिस तारे ने अरबों साल तक रोशनी दी, वही अब एक राक्षस बनने जा रहा है। एक ऐसा राक्षस जो अपने ही बनाए ग्रहों को निगल सकता है और जिसकी आग पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है। 1. हाइड्रोजन खत्म। संतुलन टूटने लगता है। मेन सीक्वेंस फेज के बाद सबसे बड़ा बदलाव शुरू होता है। तारे के कोर में हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब क्या होता है? फ्यूजन धीमा पड़ जाता है, एनर्जी कम बनने लगती है और ग्रेविटी फिर से हावी होने लगती है। कोर सिकुड़ने लगता है, टेम्परेचर और प्रेशर तेजी से बढ़ते हैं। ये एक खतरनाक मोड है जहां तारा स्टेबल नहीं रहता। 2. कोर कॉन्ट्रैक्शन और आउटर एक्सपांशन। जैसे ही कोर सिकुड़ता है, एक अजीब घटना होती है। कोर छोटा और ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन आउटर लेयर्स, बाहरी परतें फैलने लगती है। यानी अंदर कंप्रेशन, बाहर एक्सपांशन। इसका परिणाम तारा अचानक बहुत बड़ा हो जाता है। 3. रेड जायंट। तारे का राक्षसी रूप। अब तारा बन जाता है एक रेड जायंट, लाल दानव। इस स्टेज में तारे का आकार सैकड़ों गुना बढ़ सकता है। सरफेस ठंडी हो जाती है, इसलिए लाल रंग दिखता है, लेकिन अंदर की गर्मी पहले से ज्यादा होती है। अगर हमारा सूर्य रेड जायंट बनेगा तो वो मरकरी और वीनस को निगल सकता है और शायद पृथ्वी तक भी पहुंच जाए। 4. शेल बर्निंग। बाहर की आग। अब फ्यूजन सिर्फ कोर में नहीं, बल्कि उसके आसपास की लेयर्स में भी होने लगता है। इसे कहते हैं शेल बर्निंग। इसमें हाइड्रोजन आउटर शेल में जलता है और एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ती है। यही कारण है कि तारा फैलता रहता है और अनस्टेबल होता जाता है। 5. हीलियम फ्यूजन। नई ऊर्जा की शुरुआत। जैसे जैसे कोर का टेम्परेचर बढ़ता है, वो पहुंच जाता है लगभग 100 मिलियन केल्विन। अब शुरू होती है हीलियम फ्यूजन। इसमें हीलियम एटम्स मिलकर कार्बन बनाते हैं
और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसे हीलियम फ्लैश अभी कहा जाता है। छोटे तारों में 6 अस्थिरता और पल्सेशन। रेड जाइंट फेज में तारा स्टेबल नहीं रहता, वह एक्सपैंड होता है, फिर थोड़ा सिकुड़ता है, फिर से फैलता है, यानी वो धड़कता हुआ लगता है। इसे कहते हैं स्टेलर पल्सेशन। ये आउटर लेयर्स को कमजोर करता है और तारे के टूटने की शुरुआत करता है। 7 मास लॉस। तारा खुद को खोने लगता है। इस फेज में तारा अपनी आउटर लेयर्स को स्पेस में फेंकने लगता है। स्टेलर वाइन्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है, गैस और धूल बाहर निकलने लगती है। धीरे धीरे तारा अपना मास खोता जाता है और अंदर का कोर एक्सपोज होने लगता है। 8 प्लैनेटरी सिस्टम पर असर। रेड जाइंट बनने के बाद आसपास के प्लैनेट्स पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तापमान बहुत बढ़ जाता है, एटमॉस्फेयर्स जल जाते हैं और कुछ प्लैनेट्स पूरी तरह खत्म हो सकते हैं, यानी तारे का अंत उसके पूरे सिस्टम का अंत बन सकता है। 9 2 रास्ते। मास तय करेगा भविष्य। अब तारे का आगे का भविष्य डिपेंड करता है उसके मास पर। अगर तारा छोटा है जैसे सूर्य, वो धीरे धीरे आउटर लेयर्स छोड़ देगा। अगर तारा बहुत बड़ा है, उसका अंत बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। 10 अंदर बन रही है तबाही। इस स्टेज पर कोर में भारी तत्व बनने लगते हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है और इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तारा बाहर से सुंदर लाल दिखता है, लेकिन अंदर एक विस्फोट की तैयारी चल रही होती है। 11 एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक चरण। रेड जाइंट फेज देखने में बेहद सुंदर होता है, लेकिन ये तारे के अंत की शुरुआत है। ये वो समय है जब तारा अपने आखिरी रूप में है और धीरे धीरे खुद को खत्म कर रहा है। तारे का अंत प्लैनेटरी नेबुला से सुपरनोवा तक। जिस तारे ने अरबों साल तक रोशनी दी, उसका अंत शांत नहीं होता। कभी वो अपनी परतें धीरे धीरे अंतरिक्ष में बिखेर देता है और कभी एक भयानक विस्फोट में फटकर पूरे ब्रह्मांड को हिला देता है। आज हम देखेंगे तारे की मौत के वो 2 रास्ते, जो सुंदर भी है और डरावने भी। 1 रेड जाइंट के बाद आखिरी मोड़। रेड जाइंट बनने के बाद तारा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका होता है। इस समय उसकी आउटर लेयर्स कमजोर हो चुकी होती है, कोर बहुत ज्यादा डेंस और गर्म हो जाता है और स्टेबिलिटी लगभग खत्म हो जाती है। अब तारे के सामने 2 रास्ते होते हैं जो पूरी तरह उसके मास पर निर्भर करते हैं। 2 प्लैनेटरी नेबुला, एक शांत लेकिन खूबसूरत अंत। अगर तारा हमारे सूर्य जितना या उससे थोड़ा बड़ा है, तो उसका अंत रिलेटिवली शांत होता है। तारा धीरे धीरे अपनी बाहरी परतों, आउटर लेयर्स को अंतरिक्ष में छोड़ देता है। इससे बनता है प्लैनेटरी नेबुला। ये रंग बिरंगे गैस के बादल होते हैं, बहुत सुंदर और ग्लोइंग दिखाई देते हैं, लेकिन ये तारे की मृत देह के हिस्से होते हैं। नाम प्लैनेटरी है, लेकिन इनका प्लैनेट से कोई संबंध नहीं होता। प्लैनेटरी नेबुला की खास बातें, इनमें हाइड्रोजन, हीलियम और हेवी एलिमेंट होते हैं। ये एलिमेंट्स आगे चलकर नए तारों और ग्रहों को जन्म देते हैं, यानी मौत भी यहाँ एक नई शुरुआत बन जाती है। ये ब्रह्मांड का रिसाइकलिंग सिस्टम है। 3 व्हाइट ड्वार्फ, तारे का बचा हुआ दिल। जब आउटर लेयर्स पूरी तरह निकल जाती है, तो पीछे बचता है एक छोटा लेकिन बेहद डेंस कोर। इसे कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। इसकी खासियत, आकार पृथ्वी जितना, मास सूर्य जितना, डेंसिटी अनइमेजिनेबल। एक चम्मच व्हाइट ड्वार्फ का वजन टनों में हो सकता है। ये अब कोई फ्यूजन नहीं करता, बस धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। लाखों करोड़ों साल बाद ये एक ब्लैक ड्वार्फ बन सकता है। थियोरेटिकल। 4 मैसिव स्टार्स, शांत नहीं, विस्फोटक अंत। अगर तारा बहुत ज्यादा मैसिव है, तो उसका अंत बिल्कुल अलग होता है। वो प्लैनेटरी नेबुला नहीं बनाता, बल्कि एक भयानक विस्फोट करता है। इसे कहते हैं सुपरनोवा। 5 सुपरनोवा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विस्फोट। सुपरनोवा वो घटना है जहां तारा अचानक कोलैप्स करता है, फिर एक ही पल में एक्सप्लोड हो जाता है। इस एक्सप्लोजन में इतनी एनर्जी निकलती है जितनी सूर्य पूरी जिंदगी में नहीं निकाल पाता। पूरा गैलेक्सी कुछ समय के लिए चमक सकता है। सुपरनोवा के कारण
1 कोर कोलैप्स मैसिव स्टार्स में। 2 व्हाइट ड्वार्फ का मास लिमिट पार करना। दोनों ही केसेस में ग्रेविटी और प्रेशर का संतुलन टूट जाता है और रिजल्ट होता है एक मैसिव एक्सप्लोजन। 6 हेवी एलिमेंट्स का जन्म। सुपरनोवा सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है, यही बनते हैं आयरन, गोल्ड, यूरेनियम और बाकी हेवी एलिमेंट्स, यानी आपके शरीर का आयरन और सोना किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन में बना था। 7 न्यूट्रॉन स्टार, अत्यंत घना अवशेष। सुपरनोवा के बाद अगर कोर बच जाता है तो बन सकता है न्यूट्रॉन स्टार। इसकी खासियत डायामीटर 20 किलोमीटर, मास सूर्य से ज्यादा, डेंसिटी एक्सट्रीम, एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार अरबों टन। ये तेजी से घूमता है और रेडिएशन बीम्स छोड़ता है, पल्सार्स। 8 ब्लैक होल, अंतिम अंधकार। अगर तारा बहुत ज्यादा मैसिव था तो उसका अंत होता है ब्लैक होल। ये इतना डेंस होता है कि लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। इसके अंदर ग्रेविटी इनफिनिट हो जाती है और ये स्पेस टाइम को मोड़ देता है। ये ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी ऑब्जेक्ट है। 9 सुपरनोवा रेमनेंट, विस्फोट के बाद की कहानी। सुपरनोवा के बाद बचता है गैस और ऊर्जा का एक फैलता हुआ बादल। इसे कहते हैं सुपरनोवा रेमनेंट। उदाहरण क्रैब नेब्यूला। ये हजारों साल तक फैलता रहता है और नई स्टार फॉर्मेशन को ट्रिगर कर सकता है। 10 कॉस्मिक साइकिल, अंत ही शुरुआत है। तारे का अंत, ब्रह्मांड का अंत नहीं होता, बल्कि नई गैस और तत्व फैलते हैं, नए क्लाउड्स बनते हैं और फिर नए तारे जन्म लेते हैं। यानी हर मौत एक नई जिंदगी की शुरुआत है। 11 ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई। तारे जन्म लेते हैं, जीते हैं और मरते हैं, लेकिन उनकी कहानी यही खत्म नहीं होती। उनका हर हिस्सा, हर एटम, हर एनर्जी किसी नए तारे, नए ग्रह और शायद नए जीवन का हिस्सा बनता है। ब्लैक होल, ब्रह्मांड का अंतिम रहस्य। क्या होगा अगर आप सीधे एक ब्लैक होल में गिर जाएं? ना रोशनी, ना समय, ना कोई वापसी, बस एक ऐसा अंधकार जहां फिजिक्स के सारे नियम टूटने लगते हैं। आज हम उतरने वाले हैं उस जगह जहां से कोई भी कभी वापस नहीं आया। 1 ब्लैक होल क्या है? एक परिभाषा से आगे, ब्लैक होल सिर्फ एक गड्ढा नहीं है। ये स्पेस में बना हुआ ऐसा क्षेत्र है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। लेकिन असली बात इससे भी गहरी है। ये सिर्फ मैटर को नहीं खींचता, ये स्पेस और टाइम को भी मोड़ देता है। 2 इवेंट हराइजन, वापसी की आखिरी सीमा। ब्लैक होल के चारों तरफ एक इनविजिबल बाउंड्री होती है। इवेंट हराइजन ये वह सीमा है जहां से बाहर आना असंभव है, जहां एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट। एक बार अगर आप इसे पार कर गए तो आप हमेशा के लिए खो जाते हैं। बाहर से देखने वाला व्यक्ति आपको धीरे धीरे फ्रीज होते देखेगा और आपकी इमेज फेड हो जाएगी। 3 अक्रीशन डिस्क, मौत से पहले की आग। ब्लैक होल के आसपास गैस, धूल और स्टार्स घूमते रहते हैं। ये सब मिलकर बनाते हैं अक्रीशन डिस्क। इस डिस्क में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर लाखों डिग्री तक पहुंच सकता है और ये बहुत तेज चमकता है। मजेदार बात, ब्लैक होल खुद इनविजिबल है, लेकिन उसका सराउंडिंग यूनिवर्स का सबसे चमकीला हिस्सा हो सकता है। 4 स्पगेटिफिकेशन, शरीर का खिंच जाना। अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल में गिरता है, उसके साथ होता है स्पगेटिफिकेशन। इसमें ग्रेविटी का फर्क इतना ज्यादा होता है कि आपका शरीर स्ट्रेच होने लगता है। पैर पहले खिंचते हैं, फिर शरीर पतला होता जाता है और अंत में एटॉमिक लेवल पर टूट जाता है। 5 सिंगुलैरिटी, फिजिक्स का अंत। ब्लैक होल के सेंटर में होता है सिंगुलैरिटी। ये वो पॉइंट है जहां डेंसिटी इनफिनिट होती है, वॉल्यूम 0 होता है और सारे लॉज फेल हो जाते हैं। यहां टाइम का कोई मतलब नहीं, स्पेस का कोई स्ट्रक्चर नहीं। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मिस्ट्री है। 6 टाइम डायलेशन, समय रुक जाता है। ब्लैक होल के पास टाइम स्लो हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जैसे जैसे आप पास जाते हैं, आपके लिए समय नॉर्मल रहता है, लेकिन बाहर वालों के लिए आप स्लो हो जाते हैं।
इवेंट हराइजन पर टाइम ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाता है। 7. ग्रेविटेशनल लेंसिंग, रोशनी का मुड़ना। ब्लैक होल लाइट को भी बेंड कर देता है। इस इफेक्ट को कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इससे पीछे के स्टार्स डिस्टॉर्टेड दिखते हैं। एक रिंग जैसा इफेक्ट बन सकता है। यह ब्रह्मांड का सबसे सरियल दृश्य होता है। 8. टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स, कितने प्रकार होते हैं? ब्लैक होल कई प्रकार के होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स मैसिव स्टार्स के कोलैप्स से बनते हैं। सुपरमासिव ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं, जैसे सगिटेरियस ए। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स रेयर होते हैं। प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स थियोरेटिकल, बिग बैंग के समय बने हो सकते हैं। 9. क्या ब्लैक होल पृथ्वी को निगल सकता है? सच नहीं। अभी के लिए हमारी गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल हमसे बहुत दूर है और उनका पाथ स्टेबल है, लेकिन अगर कोई पास आ जाए पूरा सोलर सिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है। 10. हॉकिंग रेडिएशन, ब्लैक होल भी मरते हैं। सबसे शॉकिंग बात, ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं रहते। हॉकिंग रेडिएशन के कारण धीरे धीरे एनर्जी निकलती है और बहुत लंबे समय बाद ब्लैक होल इवेपोरेट हो सकता है। ये प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स ले सकता है। 11. इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, सबसे बड़ा सवाल। ब्लैक होल से जुड़ा सबसे बड़ा मिस्ट्री इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। सवाल, जो चीजें ब्लैक होल में जाती हैं उनकी इंफॉर्मेशन कहा जाती है। फिजिक्स के रूल्स कहते हैं इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, लेकिन ब्लैक होल उसे गायब कर देता है। ये आज भी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है। 12. वॉर्म होल्स, क्या ये एक दरवाजा है? कुछ थियोरीज कहती है ब्लैक होल कनेक्ट हो सकते हैं दूसरे यूनिवर्स या डिस्टेंट जगह से। इसे कहते हैं वॉर्म होल्स, लेकिन ये अभी थियोरेटिकल है, कोई प्रूफ नहीं मिला। 13. ब्लैक होल अंत या नया रास्ता। ब्लैक होल डिस्ट्रक्शन का सिंबल है, लेकिन शायद क्रिएशन का भी हो सकता है। नए यूनिवर्सिटीज का जन्म या नए डायमेंशंस का रास्ता। 14. ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य। ब्लैक होल हमें ये सिखाता है ब्रह्मांड सिर्फ रोशनी का नहीं है, ये अंधकार का भी है, जहां लॉस टूटते हैं, टाइम रुकता है और रियलिटी बदल जाती है। 15. सोचने वाली बात, एक छोटे से ग्रह पर है, एक साधारण तारे के आसपास, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसी जगह मौजूद है जहां हमारी समझ खत्म हो जाती है और वहीं से शुरू होता है असली रहस्य। आकाश गंगाएं, डार्क मैटर और ब्रह्मांड का रहस्य। आप जिस तारे की कहानी देख रहे थे वो अकेला नहीं है, वो एक पूरी आकाश गंगा का हिस्सा है और ऐसी आकाश गंगाएं अरबों की संख्या में मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है, जो हम देख सकते हैं वो पूरा ब्रह्मांड नहीं है, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा आज भी अदृश्य है। 1. गैलेक्सी, तारों का विशाल परिवार। एक गैलेक्सी आकाशगंगा क्या है? ये एक विशाल सिस्टम है जिसमें होते हैं अरबों खरबों तारे, प्लैनेट्स, गैस और डस्ट, और एक सुपरमासिव ब्लैक होल सेंटर में हमारी गैलेक्सी मिल्की वे। इसमें लगभग 100-400 बिलियन स्टार्स हैं और हम इसका एक छोटा सा हिस्सा है। 2. गैलेक्सी का स्ट्रक्चर, एक विशाल चक्र। मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज स्पाइरल शेप में होती है। इनके पार्ट्स, कोर, सेंटर जहां ब्लैक होल होता है, स्पाइरल आर्म्स जहां नए तारे बनते हैं, हेलो आउटर रीजन हम रहते हैं एक स्पाइरल आर्म में, सेंटर से काफी दूर। 3. गैलेक्सी क्लस्टर, आकाश गंगाओं का समूह। एक गैलेक्सी अकेली नहीं होती, कई गैलेक्सीज मिलकर बनाती है गैलेक्सी क्लस्टर्स। इनमें हजारों गैलेक्सीज हो सकती है। ये ग्रेविटी से बंधी होती है और क्लस्टर्स मिलकर बनाते हैं सुपर क्लस्टर्स। 4. कॉस्मिक वेब, ब्रह्मांड का जाल। अगर हम पूरे ब्रह्मांड को देखें तो ये रैंडम नहीं है, बल्कि एक जाल, वेब की तरह बना हुआ है। इसे कहते हैं कॉस्मिक वेब। इसमें गैलेक्सीज फिलामेंट्स में जुड़ी होती है, बीच में ह्यूज एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, यानी ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर भी एक नेटवर्क जैसा है। 5. डार्क मैटर, अदृश्य शक्ति। अब आता है सबसे बड़ा रहस्य, डार्क मैटर। ये दिखाई नहीं देता, लाइट एमिट नहीं करता, लेकिन ग्रेविटी पैदा करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का 27% हिस्सा डार्क मैटर है,
जबकि विजिबल मैटर सिर्फ 5%। डार्क मैटर का एविडेंस, गैलेक्सीज बहुत तेज घूम रही है लेकिन टूट नहीं रही, मतलब कोई इनविजिबल मास उन्हें पकड़े हुए है। वही है डार्क मैटर। 6. डार्क एनर्जी, ब्रह्मांड को खींचने वाली शक्ति। और भी शॉकिंग चीज, डार्क एनर्जी ये ब्रह्मांड को एक्सपैंड कर रही है और एक्सपांशन की स्पीड बढ़ा रही है। ये कुल ब्रह्मांड का 68% हिस्सा है। 7. एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, ब्रह्मांड फैल रहा है। 1929 में एडविन हबल ने डिस्कवर किया कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है। इसका मतलब ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा है। 8. बिग बैंग, शुरुआत का रहस्य। इस एक्सपांशन को रिवर्स करें तो हम पहुंचते हैं बिग बैंग। ये ब्रह्मांड की शुरुआत थी लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। यहां से स्पेस, टाइम, मैटर सब कुछ शुरू हुआ। 9. यूनिवर्स का भविष्य, ब्रह्मांड का अंत क्या होगा? कुछ पॉसिबिलिटीज, बिग फ्रीज, सब कुछ ठंडा हो जाएगा, स्टार्स बुझ जाएंगे, बिग क्रंच, सब वापस कोलैप्स हो जाएगा, बिग रिप, एक्सपांशन इतना बढ़ जाएगा कि सब टूट जाएगा। 10. हमारी जगह ब्रह्मांड में, एक छोटे प्लैनेट पर, एक साधारण स्टार के आसपास, एक गैलेक्सी के एक कोने में है, लेकिन हम ये सब समझ पा रहे हैं। 11. सबसे बड़ा सवाल, हमने स्टार्स को समझा, ब्लैक होल्स को जाना, गैलेक्सीज को देखा, लेकिन डार्क मैटर क्या है? डार्क एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स का असली अंत क्या होगा? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है। 12. ब्रह्मांड अनंत रहस्य, ब्रह्मांड हमें ये सिखाता है जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हम नहीं जानते, और यही चीज इसे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग बनाती है। ब्रह्मांड का अंतिम सत्य, समय, अनंतता और हमारी कहानी। अगर पूरा ब्रह्मांड एक दिन खत्म हो जाए तो क्या बचेगा? ना तारे, ना आकाश गंगाएं, ना समय का कोई अर्थ, बस एक अनंत अंधकार, या शायद एक नई शुरुआत। एक समय, टाइम, सबसे बड़ा भ्रम, हम समय को सीधा मानते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय स्थिर नहीं है, ये स्पीड और ग्रेविटी पर निर्भर करता है। ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है, लाइट की स्पीड पर समय लगभग रुक जाता है, यानी समय एक इल्यूजन भी हो सकता है। 2. स्पेस टाइम, ब्रह्मांड का कपड़ा, स्पेस और टाइम अलग नहीं है, ये मिलकर बनाते हैं स्पेस टाइम फैब्रिक। इस फैब्रिक में स्टार्स और प्लैनेट्स बैठे होते हैं और ग्रेविटी इसे बेंड करती है। जनरल रिलेटिविटी बताता है कि हम ग्रेविटी को फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम की कर्वेचर के रूप में समझते हैं। 3. यूनिवर्स का टाइमलाइन, शुरुआत से अंत तक, ब्रह्मांड की पूरी कहानी। 1. बिग बैंग, शुरुआत। 2. फर्स्ट एटम्स, हाइड्रोजन, हीलियम। 3. फर्स्ट स्टार्स, रोशनी का जन्म। 4. गैलेक्सी स्ट्रक्चर बना। 5. प्लैनेट्स, सिस्टम्स बने। 6. लाइफ, चेतना का जन्म। और अब हम इस टाइमलाइन को समझ रहे हैं। 4. हीट डेथ, सब कुछ ठंडा हो जाएगा। सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी, हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स। इसमें स्टार्स खत्म हो जाएंगे, गैलेक्सीज डार्क हो जाएंगी, एनर्जी यूनिफॉर्म हो जाएगी, कोई स्ट्रक्चर नहीं बचेगा, कोई लाइफ नहीं बचेगी, बस कोल्ड, डार्क, इन्फिनिट स्पेस। 5. बिग रिप, ब्रह्मांड का टूटना। अगर डार्क एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो गैलेक्सीज अलग हो जाएंगी, स्टार्स टूट जाएंगे, एटम्स भी अलग हो सकते हैं, अंत में स्पेस खुद फट जाएगा। 6. बिग क्रंच, वापसी की संभावना। एक थ्योरी ये भी कहती है एक्सपांशन रुक सकता है और यूनिवर्स कोलैप्स हो सकता है, सब कुछ वापस एक पॉइंट में सिमट सकता है और शायद फिर से एक नया बिग बैंग हो सकता है। 7. मल्टीवर्स, क्या हम अकेले नहीं? कुछ थ्योरीज कहती है हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, हो सकते हैं इनफिनिट यूनिवर्सेस, अलग अलग लॉज, अलग रियलिटीज, इसे कहते हैं मल्टीवर्स थ्योरी। 8. क्वांटम वर्ल्ड, सबसे छोटी सच्चाई, ब्रह्मांड का सबसे छोटा लेवल, क्वांटम लेवल,
यहाँ पार्टिकल्स बिहेव डिफरेंटली, रैंडमनेस होता है, सर्टेनिटी नहीं होती। क्वांटम मैकेनिक्स बताता है रियलिटी खुद अनसर्टेन है। 9 कॉन्शियसनेस, ब्रह्मांड खुद को देख रहा है। सबसे गहरा सवाल, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं? स्टारडस्ट से बने हैं, उसी यूनिवर्स का हिस्सा है, और अब हम उसी यूनिवर्स को समझ रहे हैं, यानी ब्रह्मांड खुद को हमारे जरिए देख रहा है। 10 हमारी अहमियत, छोटी लेकिन खास। बहुत छोटे हैं, इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, लेकिन हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, और यही हमें खास बनाता है। 11 अनंतता, इन्फिनिटी, अंत नहीं है। ब्रह्मांड ना पूरी तरह समझा गया है, ना कभी पूरी तरह समझा जा सकेगा। ये इन्फिनिट है और मिस्ट्री से भरा हुआ है। 12 अंतिम विचार, तारे जन्म लेते हैं, जीते हैं, मरते हैं, गैलेक्सीज बनती है, टूटती है, यूनिवर्स एक्सपैंड होता है, और शायद एक दिन खत्म भी हो जाएगा। लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत हो सकता है, और यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। अंतिम रहस्य, अस्तित्व, वास्तविकता और ब्रह्मांड का गुप्त सच। अगर मैं आपसे कहूं कि जो ब्रह्मांड आप देख रहे हैं वो पूरी सच्चाई नहीं है, अगर असली सच्चाई इससे भी गहरी और शायद डरावनी हो, तो आज हम उस स्तर पर जाने वाले हैं जहां विज्ञान, दर्शन और कल्पना सब एक साथ मिल जाते हैं। 1 रियलिटी क्या है? जो दिखता है, क्या वही सच है? हम जो देखते हैं, तारे, आकाशगंगाएं, ग्रह, क्या वही पूरा ब्रह्मांड है? विज्ञान कहता है नहीं, हमारी आंखें सिर्फ एक छोटी रेंज देखती हैं। असली ब्रह्मांड उससे कहीं बड़ा और अलग हो सकता है। यानी हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ एक वर्जन ऑफ रियलिटी है। 2 सिमुलेशन थियरी, क्या हम एक प्रोग्राम में हैं? एक शॉकिंग आइडिया। सिमुलेशन थियरी ये कहती है पूरा यूनिवर्स एक सिमुलेशन हो सकता है, जैसे एक एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। इसमें हम कैरेक्टर्स हैं, फिजिक्स रूल्स कोड, रियलिटी रेंडरिंग। अभी प्रूफ नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी आज के साइंटिस्ट्स सीरियसली कंसिडर करते हैं। 3 क्वांटम रियलिटी, चीजें तभी एग्जिस्ट करती है जब हम देखें। क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स, वेव भी होते हैं, पार्टिकल भी, और सबसे शॉकिंग बात, जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करते उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट आता है क्वांटम मैकेनिक्स, यानी ऑब्जर्वेशन रियलिटी को बदल सकता है। 4 पैरेलल यूनिवर्सेस, अनगिनत दुनियाएं। कल्पना करो, हर डिसीजन के साथ एक नया यूनिवर्स बनता है जहां आपने अलग चॉइस ली, अलग लाइफ जी। ये आइडिया आता है मल्टीवर्स से, यानी आपके इन्फिनिट वर्जन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। 5 टाइम लूप, क्या समय बार बार दोहरता है? कुछ थ्योरीज कहती है टाइम लिनियर नहीं है, ये लूप भी हो सकता है, यानी यूनिवर्स खत्म होता है, फिर वही प्रोसेस रिपीट होता है, और शायद ये सब पहले भी हो चुका है। 6 नथिंगनेस, कुछ भी नहीं का सच। सबसे बड़ा सवाल, नथिंग क्या है? विज्ञान कहता है पूरी तरह कुछ नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। वैक्यूम में भी एनर्जी होती है, पार्टिकल्स बनते और खत्म होते हैं, इसे कहते हैं क्वांटम वैक्यूम, यानी शून्य भी खाली नहीं है। 7 कॉन्शियस यूनिवर्स, क्या ब्रह्मांड जीवित है? कुछ थ्योरीज कहती है यूनिवर्स सिर्फ मैटर नहीं है, इसमें कॉन्शियसनेस भी हो सकती है। उसी यूनिवर्स का हिस्सा है, उसी के एटम से बने हैं, और अब हम उसे समझ रहे हैं, यानी ब्रह्मांड खुद को हमारे जरिए समझ रहा है। 8 इन्फिनिटी के अंदर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब कोई अंत नहीं, लेकिन असली सवाल, क्या इन्फिनिटी के भी लेवल्स होते हैं? मैथमेटिक्स कहता है हाँ, कुछ इन्फिनिटीज बड़ी होती है, कुछ छोटी, यानी अनंत भी सिंपल नहीं है। 9 रियलिटी ब्रेकडाउन, जहां सब खत्म हो जाता है। कुछ जगह ऐसी है, ब्लैक होल्स, सिंगुलैरिटी, क्वांटम स्तर, जहां फिजिक्स फेल हो जाती है, रूल्स टूट जाते हैं, और वहीं नई थ्योरीज की शुरुआत होती है। 10 हम क्यों हैं? सबसे गहरा सवाल, हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं? कोई क्लियर आंसर नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटीज, चांस, डिजाइन,
या कोई डीपर रीजन? ये सवाल साइंस से ज्यादा फिलॉसफी का है। 11 ब्रह्मांड एक रहस्य या एक कहानी? ब्रह्मांड सिर्फ फिजिक्स नहीं है, ये एक कहानी है। शुरुआत, मध्य और शायद अंत, और हम उस कहानी का हिस्सा है। 12 अंतिम अनुभव, जब आप रात में आसमान देखो। याद रखना, वो तारे अरबों साल पुराने हैं, वो रोशनी अतीत से आई है और आप उसी कहानी का हिस्सा हो। 13 सबसे बड़ा सच, हमने तारे समझे, ब्लैक होल देखे, ब्रह्मांड को एक्सप्लोर किया, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है। रियलिटी खुद क्या है? 14 अंत या शुरुआत? शायद ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है नए सवालों की, नई खोज की और नए रहस्यों की। अंतिम सीमा के पार, ब्रह्मांड से भी आगे क्या है? अगर ब्रह्मांड की भी कोई सीमा हो तो उसके बाहर क्या होगा? खालीपन, अंधकार, या फिर एक और ब्रह्मांड? आज हम उस सवाल का सामना करने वाले हैं जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो हम देख सकते हैं। हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं वो पूरा नहीं है, उसे कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये वो हिस्सा है जहां तक रोशनी हम तक पहुंच पाई है, लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ। लेकिन इसके बाहर क्या है, हमें नहीं पता। 2 कॉस्मिक हराइजन, आखिरी सीमा। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की एक सीमा होती है, कॉस्मिक हराइजन। ये वो पॉइंट है जिसके पार की रोशनी कभी हम तक नहीं पहुंच सकती, यानी वहां क्या है हम कभी देख ही नहीं सकते। 3 यूनिवर्स के बाहर क्या हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल, यूनिवर्स के बाहर क्या है? पॉसिबल आंसर्स। 1 कुछ भी नहीं, इन्फिनिट एम्प्टी स्पेस। 2 और यूनिवर्सेस, मल्टीवर्स। 3 हायर डायमेंशंस, 4D, 5D या उससे भी ज्यादा। सच्चाई अभी अननोन है। 4 मल्टीवर्स, अनगिनत ब्रह्मांड। मल्टीवर्स थ्योरी कहती है हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, हो सकते हैं इन्फिनिट यूनिवर्सेस, हर एक के अलग लॉज। कुछ यूनिवर्सेस हमारे जैसे हो सकते हैं, कुछ पूरी तरह अलग, यानी रियलिटी इन्फिनिट वर्जन्स में एग्जिस्ट कर सकती है। 5 हायर डायमेंशंस, हमारी समझ से परे। हम 3D स्पेस प्लस टाइम में रहते हैं, लेकिन थ्योरीज कहती है और भी डायमेंशंस हो सकती है, जैसे 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन। स्ट्रिंग थ्योरी में 10 प्लस डायमेंशंस। हम उन्हें डायरेक्टली देख नहीं सकते, लेकिन उनका असर हो सकता है। 6 क्वांटम फोम, स्पेस का माइक्रोस्कोपिक रूप। बहुत छोटे स्तर पर स्पेस स्मूथ नहीं होता, वो होता है क्वांटम फोम, जहां टाइनी फ्लक्चुएशंस होते हैं। स्पेस टाइम कॉन्स्टेंटली बदलता है, यानी रियलिटी खुद स्टेबल नहीं है। 7 एटर्नल इन्फ्लेशन, लगातार बनते ब्रह्मांड। एक थ्योरी कहती है बिग बैंग सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बल्कि लगातार नए यूनिवर्सेस बन रहे हैं। इसे कहते हैं एटर्नल इन्फ्लेशन, यानी क्रिएशन कभी रुकी ही नहीं। 8 बाउंड्री या नो बाउंड्री, क्या यूनिवर्स की कोई एज है? 2 पॉसिबिलिटीज। एज है जहां स्पेस खत्म हो जाता है, एज नहीं है, स्पेस इनफिनिट है। कुछ थ्योरीज कहती है यूनिवर्स फाइनाइट है, लेकिन बाउंड्री नहीं है, जैसे एक स्फीयर की सरफेस। 9 ह्यूमन लिमिटेशन, हमारी सीमा। लिमिटेड सेंसेस रखते हैं, लिमिटेड टेक्नोलॉजी रखते हैं, इसलिए हम सब कुछ नहीं जान सकते। यूनिवर्स हमारी समझ से बड़ा है। 10 रियलिटी लेयर्स, कई स्तर। रियलिटी एक लेयर नहीं है, हो सकते हैं फिजिकल लेयर, क्वांटम लेयर, इंफॉर्मेशनल लेयर। हर लेयर के अपने रूल्स हो सकते हैं। 11 अल्टीमेट क्वेश्चन, सबसे बड़ा सवाल, क्या कुछ अल्टीमेट रियलिटीज है या हर चीज एक डीपर लेवल का हिस्सा है? 12 हम कहां खड़े हैं? एक छोटे ग्रह पर, एक गैलेक्सी में, एक यूनिवर्स में, और शायद ये भी एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। 13 अनंत यात्रा, ज्ञान की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। हर जवाब एक नया सवाल बन जाता है। 14 अंतिम सोच, अगर यूनिवर्स इनफिनिट है तो पॉसिबिलिटीज भी इनफिनिट है,
और शायद कहीं ना कहीं कोई और आप भी यही सवाल पूछ रहा है। 15, एक गहरा एहसास। छोटे हैं लेकिन सोच सकते हैं, और यही हमें ब्रह्मांड का सबसे खास हिस्सा बनाता है। अंतिम सत्य। क्या ये सब एक ही कहानी है? अगर मैं कहूं कि ब्रह्मांड की पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक पहले से लिखी जा चुकी है और हम बस उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है, या शायद वही कहानी खुद को हमारे जरिए समझ रही है। एक पूरी यात्रा, जन्म से अंत तक। हमने देखा तारे कैसे जन्म लेते हैं, कैसे जीते हैं और कैसे मरते हैं। हमने जाना ब्लैक होल, आकाशगंगाएं, डार्क मैटर और ब्रह्मांड का विस्तार। लेकिन जब इन सबको जोड़ते हैं तो ये सिर्फ साइंस नहीं, एक पूरी कहानी बन जाती है। 2, पैटर्न। क्या सब कुछ एक चक्र है? ब्रह्मांड में हर चीज साइकिल में चलती है। तारे जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर नए बनते हैं। गैलेक्सीज बनती हैं, टकराती हैं, बदलती हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती रहती है। यानी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एक ही प्रक्रिया के 2 हिस्से हैं। 3, यूनिवर्स एज अ सिस्टम, एक विशाल मशीन। कल्पना करो, पूरा यूनिवर्स एक सिस्टम है जिसमें हर पार्टिकल कनेक्टेड है, हर घटना का असर कहीं ना कहीं पड़ता है। यानी कुछ भी रैंडम नहीं है, सब कनेक्टेड है। 4, इंफॉर्मेशन, असली आधार। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं यूनिवर्स मैटर से नहीं, इंफॉर्मेशन से बना है। हर चीज डेटा है, पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, यानी रियलिटी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। 5, कॉन्शियसनेस। क्या हम अलग हैं? हम सोचते हैं हम यूनिवर्स से अलग हैं, लेकिन सच हम उसी के एटम से बने हैं, उसी एनर्जी से बने हैं, और अब हम उसी को समझ रहे हैं। यानी ऑब्जर्वर और यूनिवर्स अलग नहीं है। 6, सिमुलेशन या रियलिटी। अब बड़ा सवाल, क्या ये सब रियल है या एक सिमुलेशन? अगर सिमुलेशन है तो क्रिएटर कौन है? पर्पस क्या है? अगर रियल है तो इसकी ओरिजिन क्या है? दोनों ही केसेस में सवाल और गहरे हो जाते हैं। 7, टाइम इल्यूजन। क्या सब एक साथ एग्जिस्ट करता है? कुछ थ्योरीज कहती है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, हम सिर्फ एक लाइन में एक्सपीरियंस करते हैं। यानी टाइम फ्लो नहीं करता, हम मूव करते हैं। 8, अंतिम अवस्था, जब सब खत्म होगा। एक समय आएगा जब सारे तारे बुझ जाएंगे, गैलेक्सीज दूर हो जाएंगी, एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसे कहते हैं हीट डेथ। लेकिन क्या यही अंत है? नो, बियॉन्ड द एंड। अंत के बाद क्या? कुछ पॉसिबिलिटीज, नया बिग बैंग, नया यूनिवर्स, इन्फिनिट लूप। यानी अंत भी एक शुरुआत हो सकता है। 10, अल्टीमेट रियलिटी, सबसे गहरा स्तर। शायद कोई अल्टीमेट लेयर है जहां से सब शुरू होता है, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। 11, हमारी कहानी। इस पूरे ब्रह्मांड में हम छोटे हैं लेकिन इनसिग्निफिकेंट नहीं, क्योंकि हम सवाल पूछते हैं, हम समझते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं। 12, सबसे बड़ी सच्चाई, ब्रह्मांड सिर्फ बाहर नहीं है, हमारे अंदर भी है। हर एटम, हर विचार उसी का हिस्सा है। 13, अंतिम एहसास, जब आप आसमान देखो, याद रखना वो तारे आपके जैसे ही किसी स्टोरी का हिस्सा है। वो लाइट अतीत की याद है और आप उस कहानी का वर्तमान हो। 14, एक अंतिम सवाल, क्या हम ब्रह्मांड को समझ पाएंगे या ये हमेशा एक रहस्य रहेगा? 15, अंत या अनंत। शायद ये अंत नहीं, ये एक नया दरवाजा है, नए सवालों का, नई खोज का और नई समझ का। शून्य के पार। क्या कुछ भी नहीं सच में होता है अगर सब कुछ खत्म हो जाए? तारे, आकाशगंगाएं, यहां तक कि स्पेस और टाइम भी, तो क्या बचेगा? क्या सच में कुछ भी नहीं बचता है, या फिर कुछ नहीं भी अपने अंदर एक रहस्य छुपाए हुए है? 1, नथिंग का मतलब, क्या सच में खालीपन होता है? हम सोचते हैं नथिंग बिल्कुल खाली, लेकिन विज्ञान कहता है ऐसा खालीपन एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां भी एनर्जी मौजूद हो सकती है। यानी
शून्य भी पूरी तरह शून्य नहीं है। 2. क्वांटम वैक्यूम, खाली नहीं, सक्रिय। विज्ञान में नथिंग को कहते हैं क्वांटम वैक्यूम। ये पूरी तरह खाली नहीं होता। इसमें एनर्जी फ्लक्चुएशंस होते हैं। पार्टिकल्स अचानक पैदा होते हैं और तुरंत खत्म हो जाते हैं। इसे कहते हैं वैक्यूम फ्लक्चुएशंस। 3. जीरो पॉइंट एनर्जी, हमेशा मौजूद ऊर्जा। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार इवन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एनर्जी पूरी तरह खत्म नहीं होती। इसे कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी, यानी ब्रह्मांड में एनर्जी कभी जीरो नहीं होती। 4. कुछ नहीं है सब कुछ, बिग बैंग का सवाल। सबसे बड़ा सवाल, ब्रह्मांड आया कहां से? बिग बैंग बताता है एक समय सब कुछ एक पॉइंट में था, फिर अचानक एक्सपांशन हुआ। लेकिन उस पॉइंट से पहले क्या था? शायद क्वांटम वैक्यूम। 5. क्रिएशन फ्रॉम नथिंग, क्या संभव है? कुछ थियोरीज कहती है यूनिवर्स खुद से बन सकता है। कैसे? क्वांटम फ्लक्चुएशंस, रैंडम एनर्जी स्पाइक, यानी नथिंग फ्लैट समथिंग बन सकता है। 6. वर्चुअल पार्टिकल्स, क्षणिक अस्तित्व। क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल्स कुछ समय के लिए एग्जिस्ट करते हैं, फिर डिसअपियर हो जाते हैं। इन्हें कहते हैं वर्चुअल पार्टिकल्स। ये एनर्जी बोरो करते हैं, फिर वापस कर देते हैं, यानी रियलिटी स्थायी नहीं है। 7. वैक्यूम इंस्टेबिलिटी, क्या सब खत्म हो सकता है? एक डरावनी थ्योरी, वैक्यूम स्टेबल नहीं है। अगर इंस्टेबिलिटी हुई, पूरा यूनिवर्स कोलैप्स हो सकता है। फिजिक्स के रूल्स बदल सकते हैं। ये प्रोसेस लाइट स्पीड से फैल सकता है। 8. एब्सोल्यूट नथिंग, क्या संभव है? अब सबसे गहरा सवाल, क्या एब्सोल्यूट नथिंग पॉसिबल है? जहां स्पेस नहीं, टाइम नहीं, एनर्जी नहीं। साइंस कहता है हम इसे डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि डिफाइन करने के लिए भी कुछ चाहिए। 9. एग्जिस्टेंस वर्सेस नॉन एग्जिस्टेंस, 2 पॉसिबिलिटीज, या तो कुछ हमेशा से था या कुछ नहीं था, लेकिन दोनों ही समझना मुश्किल है। 10. ह्यूमन माइंड की सीमा, हमारा दिमाग रियलिटी को समझने के लिए बना है, लेकिन नथिंग को नहीं, इसलिए हम इसे इमेजिन नहीं कर सकते। 11. नथिंग भी एक स्टेट है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं नथिंग भी एक स्टेट है जिसमें लॉज मौजूद हो सकते हैं, पोटेंशियल मौजूद हो सकता है, यानी नथिंग हिडन पॉसिबिलिटी। 12. क्वांटम फील्ड, सब कुछ का आधार। मॉडर्न फिजिक्स कहती है यूनिवर्स पार्टिकल्स से नहीं, फील्ड से बना है। हर पार्टिकल फील्ड का एक्साइटेशन है, यानी फील्ड्स हमेशा मौजूद है। 13. रियलिटी की गहराई, जितना हम गहराई में जाते हैं उतना ही रियलिटी बदलती जाती है। सॉलिड एटम्स, एटम्स पार्टिकल्स, पार्टिकल्स एनर्जी, एनर्जी फील्ड्स, और शायद फील्ड्स समथिंग डीपर। 14. सबसे बड़ा रहस्य, कुछ क्यों है, कुछ नहीं क्यों नहीं है, ये सवाल साइंस का सबसे बड़ा मिस्ट्री है। 15. अंतिम एहसास, शायद नथिंग असल में एवरीथिंग की शुरुआत है, और हर खालीपन के अंदर एक नया ब्रह्मांड छिपा हो सकता है। समय यात्रा, पैरेलल रियलिटी और भविष्य की टेक्नोलॉजी। क्या होगा अगर आप अपने अतीत में जा सकें या अपने भविष्य को देख सकें? क्या आप अपनी गलतियां बदल पाएंगे या फिर समय आपको ही बदल देगा? और अगर एक नहीं बल्कि कई रियलिटीज एक साथ एग्जिस्ट करती हों, तो असली आप कौन है? 1. टाइम ट्रैवल, क्या सच में संभव है? समय यात्रा सिर्फ फिल्मों की कल्पना नहीं है। विज्ञान के अनुसार यह कुछ हद तक संभव हो सकती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है समय स्थिर नहीं है, ये स्पीड और ग्रेविटी से प्रभावित होता है। मतलब आप फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में जाना अभी भी एक रहस्य है। 2. टाइम डायलेशन, भविष्य की यात्रा। अगर आप लाइट स्पीड के करीब ट्रैवल करें या किसी मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे ब्लैक होल के पास जाए, तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा, लेकिन बाहर की दुनिया में समय तेज चलेगा, यानी आप भविष्य में पहुंच सकते हैं। 3. पास्ट ट्रैवल, सबसे बड़ा विरोधाभास। अतीत में जाना इतना आसान नहीं। प्रॉब्लम, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आप पास्ट में जाकर
अपने ही इतिहास को बदल दें, तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। इसलिए पास्ट ट्रैवल फिजिक्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। 4. वॉर्म होल्स, समय का शॉर्टकट। एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, वॉर्म होल्स, ये स्पेस टाइम में शॉर्टकट होते हैं, दो दूर की जगहों को जोड़ सकते हैं। अगर स्टेबल हो तो आप एक जगह से दूसरी जगह या एक समय से दूसरे समय में जा सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई रियल प्रूफ नहीं है। 5. पैरेलल यूनिवर्सेस, कई दुनियाएं। कल्पना करो, हर डिसीजन के साथ एक नया यूनिवर्स बनता है। यह कॉन्सेप्ट जुड़ा है मल्टीवर्स थ्योरी से, यानी एक यूनिवर्स में आप साइंटिस्ट हैं, दूसरे में आर्टिस्ट, तीसरे में शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते। 6. क्वांटम सुपरपोजिशन, एक साथ कई स्टेट्स। क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स एक साथ कई स्टेट्स में हो सकते हैं। इसे कहते हैं क्वांटम सुपरपोजिशन। जब हम ऑब्जर्व करते हैं, स्टेट कोलैप्स हो जाती है, यानी रियलिटी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड कर सकती है। 7. मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, क्वांटम फिजिक्स की एक थ्योरी। हर पॉसिबिलिटी रियल होती है और हर आउटकम एक अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, यानी हर डिसीजन एक नया यूनिवर्स। 8. फ्यूचर टेक्नोलॉजी, क्या संभव होगा? भविष्य में इंसान डेवलप कर सकता है लाइट स्पीड ट्रैवल, वार्प ड्राइव्स, टाइम मैनिपुलेशन जैसे कॉन्सेप्ट। वार्प ड्राइव ये स्पेस को कॉम्प्रेस और एक्सपैंड कर सकता है, जिससे फास्टर देन लाइट ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। 9. टाइम लूप, बार बार वही कहानी। कुछ थ्योरीज कहती है टाइम रिपीट हो सकता है, यूनिवर्स खत्म होता है, फिर वही साइकिल शुरू होता है, यानी आप शायद ये सब पहले भी जी चुके हैं। 10. कैजुअलिटी, कारण और परिणाम। फिजिक्स का एक नियम, हर इफेक्ट का कॉज होता है, लेकिन टाइम ट्रैवल इस रूल को तोड़ सकता है, यानी कॉज और इफेक्ट उलझ सकते हैं। 11. रियलिटी कोलैप्स, जब सब बदल सकता है। अगर टाइम मैनिपुलेशन पॉसिबल हो गया तो रियलिटी अनस्टेबल हो सकती है, टाइमलाइंस टूट सकती है, यानी एक छोटी चेंज पूरी हिस्ट्री बदल सकती है। 12. ह्यूमन फ्यूचर, हम कहाँ जा रहे हैं आने वाले समय में? दूसरे प्लैनेट्स पर बस सकते हैं, गैलेक्सीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, टाइम को समझ सकते हैं, लेकिन क्या हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे? 13. सबसे बड़ा सवाल, क्या टाइम ट्रैवल सेफ है? क्या पैरेलल यूनिवर्सेस रियल है? क्या फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है? ये सवाल अभी अनआंसर्ड है। 14. हमारी भूमिका, छोटे हैं लेकिन इंटेलिजेंट है। टाइम को मेजर करते हैं, समझते हैं और बदलने की कोशिश करते हैं। 15. अंतिम एहसास, समय सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है, ये हमारी रियलिटी का आधार है, और अगर हम इसे समझ गए तो शायद हम ब्रह्मांड को भी समझ जाएंगे। एलियन जीवन, सभ्यताएं और ब्रह्मांड की खामोशी। ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं, हर तारे के आसपास ग्रह हो सकते हैं, तो फिर एलियंस कहाँ हैं? क्या हम सच में अकेले हैं या फिर कोई हमें देख रहा है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे? 1. ब्रह्मांड में जीवन की संभावना, हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में ही 100-400 बिलियन स्टार्स और शायद उससे भी ज्यादा प्लैनेट्स। पूरे ब्रह्मांड में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, इसका मतलब लाइफ होने की संभावना बहुत ज्यादा है। 2. हैबिटेबल जोन, जीवन की सही जगह। हर प्लैनेट पर जीवन नहीं हो सकता, इसके लिए चाहिए सही तापमान, लिक्विड वाटर, स्टेबल एटमॉस्फेयर। इसे कहते हैं हैबिटेबल जोन, जहां ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। अर्थ इसी जोन में है। 3. लाइफ कैसे शुरू होती है? सबसे बड़ा सवाल, लाइफ शुरू कैसे हुई? थ्योरीज, केमिकल एवोल्यूशन, डीप ओशन वेंट्स, लाइटनिंग रिएक्शंस, सिंपल मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइफ, यानी लाइफ एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। 4. इंटेलिजेंट लाइफ, दुर्लभ या आम? सिंपल लाइफ शायद कॉमन हो, लेकिन इंटेलिजेंट लाइफ रेयर हो सकती है, क्योंकि एवोल्यूशन में बिलियन साल लगते हैं, कई कंडीशंस परफेक्ट होनी चाहिए। 5. सेती, एलियंस की खोज, साइंटिस्ट्स एक्टिवली खोज रहे हैं सिग्नल्स फ्रॉम स्पेस, इसके लिए प्रोग्राम सेती। वे रेडियो सिग्नल सुनते हैं,
पैटर्न्स खोजते हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिला। 6. एडवांस्ड सिविलाइजेशंस कितनी आगे हो सकती है? साइंटिस्ट्स क्लासिफाई करते हैं सिविलाइजेशंस। कार्डशेव स्केल। टाइप 1 पूरे प्लैनेट की एनर्जी यूज। टाइप 2 अपने स्टार की एनर्जी यूज, डिस्टेंस रियर जैसे स्ट्रक्चर। टाइप 3 पूरी गैलेक्सी की एनर्जी यूज, हम अभी टाइप 0 है। 7 डिस्टेंस रियर तारे को घेरना। एडवांस्ड सिविलाइजेशन अपने स्टार के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बना सकती है जिसे कहते हैं डिस्टेंस रियर। इससे स्टार की पूरी एनर्जी कैप्चर की जा सकती है। ये साइंस फिक्शन नहीं, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है। 8 फर्मी पैराडॉक्स सबसे बड़ा सवाल। फर्मी पैराडॉक्स ये कहता है अगर एलियंस है तो वे कहाँ हैं? पॉसिबिलिटीज वे एग्जिस्ट नहीं करते, वे बहुत दूर है, वे हमें अवॉइड कर रहे हैं या हम उन्हें समझ नहीं पा रहे। 9 ग्रेट फिल्टर खतरनाक सच्चाई। एक डरावनी थ्योरी, ग्रेट फिल्टर, इसका मतलब लाइफ आगे नहीं बढ़ पाती, किसी स्टेज पर खत्म हो जाती है। पॉसिबिलिटीज सेल्फ डिस्ट्रक्शन, एनवायरनमेंट कोलैप्स, कॉस्मिक डिजास्टर्स। सवाल, क्या ये फिल्टर हमारे पीछे है या हमारे आगे? 10 यूएफओज और रहस्य। दुनिया में कई रिपोर्ट्स हैं। यूएफओ साइटिंग्स कुछ एक्सप्लेन हो चुकी है, कुछ अभी भी अनएक्सप्लेन्ड है, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं कि वो एलियंस है। 11 साइलेंस ऑफ यूनिवर्स, खामोशी क्यों? इतना बड़ा ब्रह्मांड फिर भी कोई सिग्नल नहीं, इसे कहते हैं ग्रेट साइलेंस। पॉसिबिलिटीज हम अर्ली हैं, वे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल है। 12 क्या एलियंस हमसे आगे हैं? अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वे हमसे हजारों या लाखों साल आगे हो सकते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी अनइमेजिनेबल हो सकती है। 13 क्या वे हमें देख रहे हैं? एक पॉसिबिलिटी, वे एग्जिस्ट करते हैं लेकिन हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे हम एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं बिना इंटरफियर किए। 14 कॉन्टैक्ट, क्या होगा अगर मिल गए? अगर एलियन से कॉन्टैक्ट हुआ, इम्पैक्ट, साइंस रेवोल्यूशन, फिलॉसफी चेंज, ह्यूमैनिटी यूनाइट हो सकती है या केओस भी हो सकता है। 15 अंतिम एहसास, शायद हम अकेले नहीं हैं, लेकिन अभी अकेले हैं, और जब तक हम आंसर नहीं पाते ये सवाल सबसे बड़ा मिस्ट्री रहेगा। पार्ट 14 मानव सभ्यता का भविष्य, अंतरिक्ष में विस्तार, अमरता और अगला चरण। अगर इंसान पृथ्वी छोड़ दे और अंतरिक्ष में अपनी नई दुनिया बना ले, तो क्या हम वही रहेंगे जो आज है, या हम खुद को इतना बदल देंगे कि हम मानव ही नहीं रहेंगे? आज हम जानेंगे मानव सभ्यता का वो भविष्य जहां सीमाएं खत्म हो जाती हैं। 1 पृथ्वी की सीमा, कब तक रहेंगे यहां? हमारा घर पृथ्वी, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेस सीमित है, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा खतरा है। लॉन्ग टर्म में हमें दूसरी जगहों पर जाना ही होगा। 2 स्पेस कॉलोनाइजेशन, नई दुनिया बसाना। भविष्य में इंसान दूसरे ग्रहों पर बस सकता है। सबसे पहला लक्ष्य मार्स। क्यों? दिन लगभग पृथ्वी जैसा, पानी के संकेत, सरफेस एक्सेसिबल। मार्स कॉलोनीज में डोम्स बनेंगे, आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। 3 मून बेस, पहला कदम। मार्स से पहले हमारा चांद, मून, यहां रिसर्च स्टेशंस, माइनिंग, लॉन्च बेस, ये फ्यूचर मिशंस का गेटवे बनेगा। 4 स्पेस हैबिटेट्स, आर्टिफिशियल दुनिया। अगर प्लैनेट्स पर रहना मुश्किल हो, हम स्पेस में ही रह सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स, ओनील सिलेंडर्स, रोटेटिंग हैबिटेट्स, इनमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी, सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम्स, यानी स्पेस में फ्लोटिंग सिटीज। 5 इंटरस्टेलर ट्रैवल, दूसरे तारों तक। सबसे बड़ा चैलेंज, दूसरे स्टार सिस्टम्स तक जाना। डिस्टेंस लाइट ईयर्स, करंट टेक से हजारों साल लगेंगे। सॉल्यूशंस, वार्प ड्राइव, जेनरेशन शिप्स, क्रायोस्लीप। 6 ह्यूमन एवोल्यूशन, हम बदल जाएंगे। स्पेस में रहने के लिए इंसान को अडेप्ट करना होगा। चेंजेस, लो ग्रेविटी बॉडी चेंजेस, रेडिएशन रेजिस्टेंस, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। फ्यूचर ह्यूमन
आज के ह्यूमन से अलग होगा। 7. AI और ह्यूमन फ्यूजन। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत एडवांस्ड हो जाएगी। पॉसिबिलिटीज, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, साइबोर्ग ह्यूमंस, डिजिटल कॉन्शियसनेस, यानी ह्यूमन प्लस मशीन नया स्पीशीज। 8. माइंड अपलोडिंग, शरीर के बिना जीवन। एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट, माइंड को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करना। इससे बॉडी की जरूरत नहीं, इमोर्टैलिटी पॉसिबल। लेकिन सवाल, क्या वह आप होंगे? 9. इमोर्टैलिटी, क्या हम अमर हो सकते हैं? साइंस एजिंग को स्लो कर सकता है, डिजीजेस को खत्म कर सकता है। फ्यूचर लाइफ स्पैन बहुत बढ़ सकता है, लेकिन ट्रू इमोर्टैलिटी अभी भी मिस्ट्री है। 10. स्पेस इकोनॉमी, नया युग। फ्यूचर में स्पेस, माइनिंग, टूरिज्म, इंडस्ट्री, एस्टेरॉइड्स, रेयर मेटल्स, यानी स्पेस नेक्स्ट इकोनॉमी। 11. खतरे भी हैं स्पेस में, रेडिएशन, आइसोलेशन, अननोन रिस्क्स और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। 12. ह्यूमैनिटी का विस्तार। फ्यूचर में मल्टीपल प्लैनेट्स पर रहेंगे, मल्टीपल सिस्टम्स में फैलेंगे, यानी ह्यूमैनिटी मल्टी प्लैनेटरी बन जाएगी। 13. सिविलाइजेशन का अगला स्तर। हम पहुंच सकते हैं कार्डशेव स्केल, टाइप 1 प्लैनेट कंट्रोल, टाइप 2 स्टार कंट्रोल, टाइप 3 गैलेक्सी कंट्रोल। ये अल्टीमेट ग्रोथ होगा। 14. आइडेंटिटी, हम कौन बनेंगे? सबसे बड़ा सवाल, क्या हम वही इंसान रहेंगे या कुछ नया बन जाएंगे? एवोल्यूशन सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं रहेगा। 15. अंतिम सोच, भविष्य में स्टार्स के बीच रहेंगे, गैलेक्सीज एक्सप्लोर करेंगे और शायद खुद को बदल देंगे। लेकिन चाहे हम कितनी भी दूर चले जाएं, हमारी कहानी शुरू हुई थी एक छोटे से ग्रह से। पार्ट 15, अंतिम निष्कर्ष, ब्रह्मांड, हम और अनंत यात्रा। तारे जन्म लेते हैं, मरते हैं, आकाश गंगाएं बनती हैं, टूटती है, और इस सब के बीच हम हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ एक कहानी है या हम ही इस कहानी का असली मकसद है? एक पूरी यात्रा, शुरुआत से अब तक। हमने इस पूरी सीरीज में देखा एक नेबुला से तारे का जन्म, फिर उसका मेन सीक्वेंस जीवन, रेड जाइंट का विशाल रूप, और अंत में सुपरनोवा या ब्लैक होल। यानी हर तारा एक पूरी जिंदगी जीता है, बिल्कुल हमारी तरह। 2 क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, एक ही प्रक्रिया। ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं, तारे बनते हैं, खत्म होते हैं, गैलेक्सीज बनती है, बदलती है, एटम्स जुड़ते हैं, टूटते हैं, लेकिन हर डिस्ट्रक्शन नई क्रिएशन लाता है, यानी अंत शुरुआत। 3 कॉस्मिक कनेक्शन, सब कुछ जुड़ा है। आप जो है, आपके शरीर का हर एटम किसी पुराने तारे के अंदर बना था, यानी आप लिटरली स्टारडस्ट हैं। ब्रह्मांड बाहर भी है और आपके अंदर भी। 4 कॉन्शियसनेस, सबसे बड़ा रहस्य, सबसे अनोखी चीज। कॉन्शियसनेस, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, और यही हमें खास बनाता है। शायद ब्रह्मांड खुद को हमारे जरिए समझ रहा है। 5 नॉलेज की सीमा, हमने बहुत कुछ समझा, ब्लैक होल, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, लेकिन अभी भी 95% यूनिवर्स अननोन है। 6 टाइम, हमारी कहानी का धागा, समय सब कुछ जोड़ता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, लेकिन शायद ये इल्यूजन है और रियलिटी इससे भी गहरी है। 7 ह्यूमैनिटी, एक छोटा लेकिन खास हिस्सा। छोटे हैं, फ्रेजाइल है, लेकिन एक्सप्लोर करते हैं, यही हमें पावरफुल बनाता है। 8 फ्यूचर, हमारी दिशा, भविष्य में दूसरे प्लैनेट्स पर जाएंगे, स्टार्स के बीच ट्रैवल करेंगे, नई सिविलाइजेशंस बनाएंगे, लेकिन क्या हम खुद को खो देंगे? 9 अल्टीमेट क्वेश्चन, सबसे बड़ा सवाल, हम यहां क्यों हैं? कोई क्लियर आंसर नहीं, लेकिन शायद। 10 इन्फिनिट जर्नी, ये जर्नी कभी खत्म नहीं होगी, हर आंसर एक नया सवाल बनता है। 11 रियलिटी, एक कहानी, ब्रह्मांड सिर्फ फिजिक्स नहीं है, ये एक स्टोरी है, एक जर्नी है,
एक मिस्ट्री है और हम उसके कैरेक्टर्स हैं। 12 आपका महत्व। आप छोटे नहीं हैं क्योंकि आप समझ सकते हैं, आप सोच सकते हैं और यही सबसे बड़ी शक्ति है। 13 अंतिम एहसास। जब आप रात में आसमान देखें, याद रखें वो तारे आपकी कहानी का हिस्सा है। वो रोशनी अतीत से आई है और आप भविष्य का हिस्सा है। 14 अंत या शुरुआत। शायद ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है नई खोज की, नए सवालों की और नए रहस्यों की। 15 अंतिम संदेश, पावरफुल एंडिंग। ब्रह्मांड अनंत है और हमारी यात्रा भी। हम छोटे हैं लेकिन हमारी जिज्ञासा अनंत है और जब तक सवाल है तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। अगर आपको ये पूरी ब्रह्मांड की यात्रा पसंद आई तो डेंस फाइकोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर करें। एक्सप्लोर करना ही पर्पस है, समझना ही गोल है। अंतिम सत्य से आगे, क्या ब्रह्मांड का भी कोई निर्माता है? अगर ब्रह्मांड खुद ही एक रचना है तो इसका रचयिता कौन है? क्या ये सब अपने आप हुआ या इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं? एक अंतिम सवाल, किसने बनाया? हमने सीखा बिग बैंग से ब्रह्मांड की शुरुआत, गैलेक्सीज, स्टार्स, ब्लैक होल्स की कहानी। लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था और ये हुआ कैसे? यही सबसे बड़ा सवाल है। 2 सेल्फ क्रिएशन। क्या ब्रह्मांड खुद बना? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं ब्रह्मांड को किसी क्रिएटर की जरूरत नहीं, ये क्वांटम लॉज से खुद बना। नथिंग ऐसे इमर्ज हुआ, यानी नेचर खुद क्रिएटर हो सकता है। 3 इंटेलिजेंट डिजाइन। क्या कोई बुद्धिमान शक्ति है? एक और पॉसिबिलिटी, कोई हायर इंटेलिजेंस जिसने लॉज सेट किए, कॉन्स्टेंट्स डिफाइन किए, यूनिवर्स को शेप दिया। ये कॉन्सेप्ट साइंस और फिलॉसफी के बीच आता है। 4 सिमुलेशन क्रिएटर। क्या हम किसी के एक्सपेरिमेंट है? अगर यूनिवर्स सिमुलेशन है तो क्रिएटर एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन हो सकती है। डेटा है, प्रोग्राम का हिस्सा है और शायद कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है। 5 इन्फिनिट क्रिएशन। अंतहीन श्रृंखला। एक थ्योरी, हर यूनिवर्स के पीछे एक और यूनिवर्स होता है, यानी क्रिएशन इन्फिनिट है, कोई फर्स्ट क्रिएटर नहीं। 6 लॉज ऑफ फिजिक्स। क्या ये भी बने हुए हैं? हम मानते हैं फिजिक्स लॉज यूनिवर्सल है, लेकिन क्या ये भी क्रिएटेड है? अगर लॉज अलग होते, यूनिवर्स पूरी तरह अलग होता, यानी लॉज खुद एक मिस्ट्री है। 7 फाइन ट्यूनिंग। सब कुछ इतना परफेक्ट क्यों? ब्रह्मांड में कॉन्स्टेंट्स इतने परफेक्ट है कि लाइफ पॉसिबल हो पाई। अगर ग्रेविटी थोड़ा अलग होता, एनर्जी वैल्यूज बदल जाती तो लाइफ इम्पॉसिबल होती। इसे कहते हैं फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम। 8 मल्टीवर्स सॉल्यूशन। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है इन्फिनिट यूनिवर्सेस में, कुछ रैंडम होते हैं, कुछ परफेक्ट। हम उसी परफेक्ट यूनिवर्स में हैं। 9 ह्यूमन लिमिटेशन। क्या हम कभी जान पाएंगे? सबसे सच्ची बात, शायद नहीं, क्योंकि हम लिमिटेड हैं, यूनिवर्स अनलिमिटेड है। कुछ सवाल हमेशा अनआंसर्ड रह सकते हैं। 10 साइंस वर्सेस फिलॉसफी। इस सवाल का आंसर सिर्फ साइंस से नहीं मिलेगा, इसमें फिलॉसफी, इमेजिनेशन और बिलीफ भी शामिल है। 11 क्रिएटर जरूरी या नहीं। 2 व्यूज, क्रिएटर है, क्रिएटर नहीं है, दोनों के पास आर्ग्यूमेंट है, लिमिटेशंस है, सच्चाई अभी अननोन है। 12 हमारी भूमिका, चाहे क्रिएटर हो या नहीं, एग्जिस्ट करते हैं, सोचते हैं, सवाल पूछते हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। 13 सबसे बड़ा एहसास। शायद सवाल का जवाब इतना जरूरी नहीं जितना उस सवाल को पूछना। 14 अंतिम समझ। ब्रह्मांड एक रहस्य है, एक यात्रा है, एक अनुभव है और हम उस अनुभव का हिस्सा है। 15 अल्टीमेट एंडिंग, सबसे पावरफुल। शायद ब्रह्मांड का असली रहस्य ये नहीं कि इसे किसने बनाया, बल्कि ये है कि हम इसे समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसी कोशिश में हमारी असली पहचान छिपी है। जब सवाल ही जवाब बन जाते हैं, अगर आपको सारे जवाब मिल जाए
तो क्या आप सवाल पूछना बंद कर देंगे? या फिर असली मजा उसी में है कि कुछ चीजें हमेशा अनजानी रहें? एक, क्यूरियोसिटी सबसे बड़ी ताकत। पूरी सीरीज में हमने तारे देखे, ब्लैक होल समझा, गैलेक्सी एक्सप्लोर की और बिग बैंग तक पहुंच गए, लेकिन हमें यहां तक लाया क्या? सिर्फ एक चीज, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। दो, सवाल खत्म नहीं होते। हर बार जब हमने सोचा अब सब समझ आ गया, तभी एक नया सवाल सामने आया। यही साइंस का नेचर है और यही लाइफ का भी। तीन, आंसर से ज्यादा क्वेश्चन जरूरी है। अगर सारे आंसर्स मिल जाए तो ग्रोथ रुक जाएगी, एक्सप्लोरेशन खत्म हो जाएगा। इसलिए सवाल ही असली पावर है। चार, ब्रह्मांड एक पजल। ब्रह्मांड एक पजल है जिसका हर पीस जुड़ा हुआ है, लेकिन पूरी तस्वीर अभी अधूरी है और हम उस पजल को सॉल्व कर रहे हैं। पांच, आपकी कहानी। इस पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप। क्योंकि आप सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं और यही आपको स्पेशल बनाता है। 6, शायद यही मकसद है। शायद ब्रह्मांड का पर्पस कोई फाइनल आंसर नहीं है, बल्कि हमें सोचने के लिए बनाना है, एक्सप्लोर करने के लिए। 7, इन्फिनिट क्यूरियोसिटी। जितना आप जानोगे उतना ही रियलाइज होगा कि आप कितना नहीं जानते, और यही क्यूरियोसिटी को अलाइव रखता है। 8, अंतिम एहसास, डीप। जब आप रात में आसमान देखें, खुद से पूछना, मैं यहां क्यों हूं? ये सब कैसे शुरू हुआ? क्या मैं अकेला हूं? और फिर उस फीलिंग को महसूस करना, क्योंकि वही है रियल कनेक्शन विद द यूनिवर्स। 9, अंतिम लाइन, क्यूरियस एंडिंग। शायद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि उसमें क्या छिपा है, बल्कि यह है कि हम उसे जानने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं। जब कहानी आपकी सांसों में उतर जाती है, आप ब्रह्मांड को देख नहीं रहे, ब्रह्मांड खुद को आपकी आंखों से देख रहा है। एक शुरुआत जो कभी रुकी ही नहीं। कभी बहुत पहले एक नेबुला में हलचल हुई थी। गैस धीरे धीरे इकट्ठी हुई, ग्रेविटी ने उसे खींचा और एक चिंगारी जली। एक तारे का जन्म हुआ, फिर वो चमका, उसने अपने आसपास ग्रह बनाए, और कहीं किसी छोटे से ग्रह पर जीवन की शुरुआत हुई। 2, वही तारा अब आपकी कहानी में। जिस तारे ने कभी रोशनी दी, उसका अंत हुआ, शायद एक सुपरनोवा के रूप में। उस विस्फोट में भारी तत्व बने, वे अंतरिक्ष में फैले और उन्हीं तत्वों से पृथ्वी बनी और आप बने। यानी आप किसी तारे का अंत नहीं, उसकी अगली शुरुआत है। 3, आपके अंदर का ब्रह्मांड, आपका शरीर अरबों खरबों एटम से बना है और हर एटम एक कहानी लेकर आया है, एक यात्रा से गुजरा है। आपका दिल धड़कता है, लेकिन उसके एटम्स ने कभी किसी तारे के अंदर फ्यूजन देखा था। आपकी सांस चलती है, लेकिन ऑक्सीजन कभी किसी सुपरनोवा का हिस्सा थी। 4, सोच, जहां ब्रह्मांड रुककर खुद को देखता है। इस पूरे ब्रह्मांड में प्लैनेट्स घूमते हैं, स्टार्स जलते हैं, गैलेक्सीज टकराती हैं, लेकिन कोई भी रुककर खुद को नहीं देखता, सिवाय आपके। जब आप सोचते हो, तब ब्रह्मांड पहली बार खुद को समझने की कोशिश करता है। 5, सवाल जो आपको इंसान बनाते हैं। आपके अंदर जो सवाल उठते हैं, मैं कौन हूं? ये सब क्यों है? क्या मैं अकेला हूं? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये सिग्नल्स है कि आप सिर्फ जी नहीं रहे, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। 6, समय एक बहता हुआ एहसास। समय आपको आगे ले जा रहा है, लेकिन ब्रह्मांड के लिए ये सिर्फ एक डायमेंशन है। जो आप अभी महसूस कर रहे हैं, वो भी एक पल में अतीत बन जाएगा, और यही हर चीज को खास बनाता है। 7, एक छोटा सा पल, लेकिन अनंत अर्थ। आपका जीवन ब्रह्मांड के स्केल पर बहुत छोटा है, लेकिन उसी छोटे से समय में आप ये सब समझ सकते हो, और यही आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। 8, कनेक्शन जो दिखता नहीं पर होता है। आप इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, आप उसी एनर्जी का हिस्सा हो, उसी मैटर का हिस्सा हो,
और जब आप आसमान देखते हो तो वो कनेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। 9 अकेलापन या विशालता। कभी कभी लगता है हम अकेले हैं, लेकिन जब आप ब्रह्मांड को समझते हो तो एहसास होता है आप अकेले नहीं, आप बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा हो। 10 डर और सुंदरता एक साथ। ब्रह्मांड डरावना भी है और खूबसूरत भी। ब्लैक होल्स का अंधकार, सुपरनोवा की चमक, दोनों एक्सट्रीम्स है और लाइफ भी इन्हीं एक्सट्रीम्स के बीच है। 11 कहानी जो चलती रहती है। हर जनरेशन ये सवाल पूछती है, ये जर्नी शुरू करती है और फिर अगली जनरेशन को आगे बढ़ाती है। यानी ये कहानी आपसे शुरू नहीं हुई और आप पर खत्म भी नहीं होगी। 12 जब आप खुद को समझते हैं, जब आप ये रियलाइज करते हो कि आप स्टारडस्ट हो, कि आप कनेक्टेड हो, कि आप समझ सकते हो, तब लाइफ सिर्फ सर्वाइवल नहीं रहती, वो एक्सप्लोरेशन बन जाती है। 13 एक गहरा एहसास। शायद ब्रह्मांड का मकसद कोई आंसर देना नहीं है, बल्कि आपको उस लेवल तक ले जाना है जहां आप खुद सवाल बन जाओ। 14 अनंत यात्रा। ये जर्नी कभी रुकती नहीं। हर बार नए सवाल, नई खोज, नई समझ, और हर बार आप थोड़ा और बदल जाते हो। 15 एक धीमा गहरा पल। अभी एक पल के लिए बस रुक जाओ, सांस लो और सोचो आप कहां से आए हो, आप क्या समझ रहे हो और आप कहां जा सकते हो। यही पल आपकी और ब्रह्मांड की सबसे सच्ची मुलाकात है, जब ब्रह्मांड आपके अंदर बोलता है। अगर आप सच में सुने तो ब्रह्मांड बाहर नहीं, आपके अंदर बोल रहा है। एक एहसास जो शब्दों से बड़ा है। कभी ऐसा लगा है कि आप बस आसमान को देख रहे हो और अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई जल्दी नहीं, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा। वही सन्नाटा ब्रह्मांड की असली भाषा है। 2 आप और ब्रह्मांड अलग नहीं। हम अक्सर सोचते हैं मैं और ब्रह्मांड 2 अलग चीजें हैं, लेकिन सच, आप उसी एनर्जी से बने हो, उसी मैटर से बने हो, और जब आप सोचते हो तो वो एनर्जी खुद को महसूस कर रही होती है। 3 अवेयरनेस सबसे गहरी चीज। इस पूरी कहानी में सबसे रेयर चीज क्या है? अवेयरनेस। क्योंकि तारे अवेयर नहीं होते, ग्रह अवेयर नहीं होते, लेकिन आप है, और यही आपको पूरी कहानी का सबसे खास हिस्सा बनाता है। 4 जब आप देखते हैं तो क्या होता है? जब आप एक तारे को देखते हो, एक गैलेक्सी को इमेजिन करते हो, तब आप सिर्फ उसे देख नहीं रहे, आप उसे एग्जिस्ट करने में मदद कर रहे हो, क्योंकि बिना ऑब्जर्वर के रियलिटी अधूरी है। 5 साइलेंस। जहां आंसर्स छिपे हैं, आप आंसर्स ढूंढते हो, बुक्स में, साइंस में, थ्योरीज में, लेकिन कुछ आंसर्स साइलेंस में मिलते हैं। जब दिमाग शांत होता है, थॉट्स रुक जाते हैं, तब एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आती है। 6 जर्नी बाहर नहीं, अंदर है। आप सोचते हो जर्नी स्पेस में है, स्टार्स के बीच है, लेकिन असली जर्नी आपके अंदर है। हर बार जब आप कुछ नया समझते हो, खुद को एक्सप्लोर करते हो, आप उसी जर्नी पर हो। 7 मीनिंग आपको खुद बनाना है। ब्रह्मांड आपको कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं देता, वह आपको फ्रीडम देता है एक्सप्लोर करने की। यानी मीनिंग बाहर नहीं मिलेगा, आपको खुद बनाना होगा। 8 फियर से फ्रीडम तक। जब आप ब्रह्मांड को देखते हो, कभी कभी डर लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और हम छोटे हैं, लेकिन जब आप समझते हो कि आप उसी का हिस्सा हो, तब डर खत्म हो जाता है और फ्रीडम शुरू होती है। 9 इनफिनिट पॉसिबिलिटी। आप लिमिटेड नहीं हो, आपकी इमेजिनेशन, आपकी सोच इनफिनिट है, और वही आपको ब्रह्मांड से जोड़ती है। 10 एक सच्चा कनेक्शन। जब आप सच में महसूस करते हो कि आप कनेक्टेड हो, तब कोई डिस्टेंस नहीं रहता, कोई अलगाव नहीं रहता, बस एक एहसास रहता है, वननेस। 11 कहानी जो चलती रहती है। ये स्टोरी कभी रुकती नहीं।
हर इंसान के साथ ये फिर से शुरू होती है। हर जेनरेशन इसे आगे बढ़ाती है। 12 एक शांत पल। अभी कुछ मत सोचो, बस महसूस करो। आपकी सांस, आपका दिल, आपका होना, और रियलाइज करो ये सब उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। 13 गहराई जो खत्म नहीं होती। जितना आप डीप जाओगे उतना ही और डीप लेयर्स मिलेंगी, और हर लेयर एक नया रहस्य होगी। 14 आप ही जवाब हो। शायद सवाल का जवाब बाहर नहीं है, बल्कि आप खुद ही उस सवाल का जवाब हो। 15 एक अनुभव जो बना रहता है। ये जर्नी खत्म नहीं होती, ये बस बदलती रहती है, गहरी होती रहती है, और हर बार आपको थोड़ा और करीब ले जाती है। एक्सटेंडेड एपिलॉग। बियॉन्ड इन्फिनिटी। जब अनुभव ही सत्य बन जाता है। शायद सच समझने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। एक समझ से परे एक अनुभव। आपने बहुत कुछ समझा, तारे, ब्रह्मांड, समय, अस्तित्व, लेकिन क्या सब कुछ समझा जा सकता है, या कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। 2 जब शब्द कम पड़ जाते हैं। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब आप आसमान देखते हो और अचानक कोई शब्द नहीं होता, कोई विचार नहीं होता, बस एक एहसास होता है। वही एहसास रियलिटी का सबसे प्योर रूप है। 3 माइंड वर्सेस एक्सपीरियंस। माइंड एनालाइज करता है, डिवाइड करता है, समझने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सपीरियंस सीधा कनेक्ट करता है, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। 4 ऑब्जर्वेशन बदल देता है सब कुछ। जब आप किसी चीज को डीपली ऑब्जर्व करते हो तो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड धीरे धीरे एक हो जाते हैं। यही वो पॉइंट है जहां सेपरेशन खत्म होता है। 5 रियलिटी एक फ्लो। रियलिटी स्टैटिक नहीं है, ये एक फ्लो है। हर पल बदलती है, इवॉल्व होती है, और आप उसी फ्लो का हिस्सा हो। 6 कंट्रोल छोड़ना असली फ्रीडम। हम हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड कंट्रोल में नहीं आता, और जब आप कंट्रोल छोड़ देते हो तब आप फ्लो के साथ चलने लगते हो। 7 प्रेजेंट मोमेंट। यही सब कुछ है। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर आया नहीं है, जो है वो सिर्फ अभी है। और जब आप अभी में होते हो तब आप सबसे ज्यादा अलाइव होते हो। 8 ईगो एक इल्यूजन। हम सोचते हैं मैं अलग हूं, लेकिन ये सिर्फ एक परसेप्शन है। डीपर लेवल पर सब कनेक्टेड है, और ईगो उस कनेक्शन को छुपा देता है। 9 वननेस एक सच्चाई। जब आप ईगो से बाहर आते हो तब आपको महसूस होता है कि सब एक है। आप, ब्रह्मांड, एनर्जी सब एक ही प्रोसेस के हिस्से हैं। 10 साइलेंस सबसे गहरा ज्ञान। नॉलेज वर्ड्स में होता है, लेकिन विजडम साइलेंस में होता है। जब माइंड शांत होता है तब क्लैरिटी आती है। 11 जर्नी कभी खत्म नहीं होती। ये जर्नी किसी डेस्टिनेशन तक नहीं जाती, ये खुद ही डेस्टिनेशन है। हर मोमेंट एक नया अनुभव है। 12 लेटिंग गो सबसे बड़ा स्टेप। जब आप एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हो, आंसर्स ढूंढना छोड़ देते हो, तब आपको वो मिल जाता है जो आप ढूंढ रहे थे। 13 अवेयरनेस असली पहचान। आप बॉडी नहीं हो, थॉट्स नहीं हो, आप अवेयरनेस हो जो ये सब देख रही है। 14 डीप रियलाइजेशन। शायद ब्रह्मांड को समझना जरूरी नहीं है, उसे महसूस करना जरूरी है, और जब आप महसूस करते हो तब सब क्लियर हो जाता है। 15 एक शांत अंत जैसा एहसास। अब कुछ मत सोचो, बस एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि आप एग्जिस्ट करते हो, और यही सबसे बड़ा मिरेकल है। बियॉन्ड अवेयरनेस जब मैं भी घुलने लगता है। अगर एक दिन आपको ये एहसास हो जाए कि आप अलग हो ही नहीं, तो क्या बचेगा? एक मैं, एक पहचान या एक भ्रम? हम बचपन से सीखते हैं ये मैं हूं, ये मेरा है, लेकिन क्या ये सच है, या ये सिर्फ एक पहचान है जो समय के साथ बनी है?
2. आइडेंटिटी बदलती रहती है। सोचो, बचपन में आप अलग थे, आज अलग हो, आगे और बदल जाओगे। तो असली आप कौन है? बॉडी, थॉट्स, मेमोरीज या कुछ और? 3. ऑब्जर्वर जो हमेशा रहता है, हर चीज बदलती है, शरीर, विचार, भावनाएं, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, जो इन सबको देख रहा है वही असली आप हो सकता है। 4. सेपरेशन एक इल्यूजन। हमें लगता है हम अलग हैं, दुनिया अलग है, लेकिन डीपर लेवल पर सब इंटरकनेक्टेड है। एटम्स लेवल पर कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है। 5. जब बाउंड्रीज टूटती है, कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है जब आपको लगता है मैं और ये सब अलग नहीं है। ये रेयर है लेकिन बहुत डीप एक्सपीरियंस है। 6. फ्लो स्टेट जब मैं गायब हो जाता है, जब आप किसी काम में पूरी तरह खो जाते हो, तब टाइम रुक जाता है, मैं का एहसास कम हो जाता है और बस एक्सपीरियंस बचता है। 7. नेचर के साथ कनेक्शन जब आप नेचर में होते हो, स्टार्स देखते हो, साइलेंस में होते हो, तब कनेक्शन फील होता है, बिना शब्दों के, बिना लॉजिक के। 8. फियर क्यों होता है? फियर तब आता है जब हम खुद को अलग मानते हैं, लेकिन जब आप रियलाइज करते हो कि आप कनेक्टेड हो, तब फियर कम हो जाता है। 9. लेटिंग गो ऑफ सेल्फ सबसे बड़ा स्टेप, मैं को छोड़ना। इसका मतलब खुद को खत्म करना नहीं, बल्कि खुद को एक्सपैंड करना है। 10. एक्सपांशन छोटा नहीं, बड़ा बनना। जब आप ईगो छोड़ते हो, तब आप छोटा नहीं होते, आप बड़ा हो जाते हो, क्योंकि आप पूरे एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाते हो। 11. अवेयरनेस का विस्तार। पहले अवेयरनेस लिमिटेड होती है, लेकिन प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग से ये एक्सपैंड हो सकती है और तब रियलिटी अलग लगती है। 12. ड्युअलिटी खत्म होना। हम देखते हैं अच्छा बटा बुरा, सही बटा गलत, मैं बटा तुम, लेकिन डीपर लेवल पर ये ड्युअलिटी डिसोल्व हो जाती है। 13. प्योर एक्सपीरियंस जब माइंड शांत होता है, ईगो कम होता है, तब एक्सपीरियंस प्योर हो जाता है, बिना किसी फिल्टर के। 14. साइलेंस अंतिम गेटवे। साइलेंस खाली नहीं है, ये फुल है, इसमें क्लैरिटी है, पीस है, अंडरस्टैंडिंग है। 15. एक गहरा धीमा एहसास। अभी बस एक पल रुकिए और महसूस कीजिए आपकी मौजूदगी, आपकी अवेयरनेस, और ये कि आप सिर्फ इस ब्रह्मांड में नहीं हैं, आप उसी का हिस्सा है। अल्टीमेट एपिलॉग। बियॉन्ड एवरीथिंग जब कुछ भी बचता नहीं, फिर भी सब कुछ होता है। अगर एक पल ऐसा आए जहां ना आप बचे, ना मैं, ना कोई विचार, तो क्या बचेगा? 1. जब सब कुछ छूटने लगता है, धीरे धीरे पहचान छूटती है, नाम छूटता है, यादें भी धुंधली होने लगती है, और एक समय आता है जब मैं का एहसास भी हल्का पड़ने लगता है। डर लग सकता है, लेकिन यहीं से एक नई समझ शुरू होती है। 2. खालीपन जो खाली नहीं है। पहली नजर में ये एक खाली जगह लगती है, लेकिन अगर आप गहराई में जाए तो महसूस होगा ये खालीपन एक्चुअली भरा हुआ है, शांति से, संभावना से, एक अनकही उपस्थिति से। 3. थॉट से परे एक अवस्था। हमारी पूरी जिंदगी थॉट्स के आसपास घूमती है, लेकिन एक स्टेट ऐसी भी है जहां थॉट्स नहीं होते और फिर भी अवेयरनेस रहती है। वही स्टेट सबसे प्योर होती है। 4. ऑब्जर्वर भी गायब होने लगता है। अब तक आपने ऑब्जर्वर को आप माना, लेकिन इस स्टेज पर ऑब्जर्वर भी डिसोल्व होने लगता है, और जो बचता है वो ना ऑब्जर्वर है, ना ऑब्जर्व्ड, बस एक एग्जिस्टेंस है। 5. एक्सपीरियंस बिना एक्सपीरियंस के। ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इमेजिन करो एक एक्सपीरियंस बिना किसी एक्सपीरियंस के, जहां देखने वाला नहीं लेकिन देखना हो रहा है। यही सबसे डीप रियलिटी हो सकती है। 6. टाइम रुक जाता है। इस अवस्था में टाइम का कोई मतलब नहीं रहता, ना पास्ट ना फ्यूचर, सिर्फ एक टाइमलेस प्रेजेंस, जहां
हर चीज हमेशा अभी में है। 7, स्पेस भी डिसोल्व होने लगता है। हम सोचते हैं स्पेस इनफिनिट है, लेकिन इस अनुभव में डिस्टेंस का कोई अर्थ नहीं रहता। सब कुछ एक ही जगह पर एक ही साथ होता है। 8, फियर का अंत। जब मैं नहीं बचता तो डर भी नहीं बचता, क्योंकि डर हमेशा खोने से जुड़ा होता है, और जब कुछ खोने को नहीं तो डर भी नहीं। 9, प्योर प्रेजेंस। अब जो बचता है वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई आइडिया नहीं, वो सिर्फ एक प्रेजेंस है जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, डिफाइन नहीं किया जा सकता। 10, वर्ड्स की सीमा। यहां पर वर्ड्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज हमेशा ड्युअलिटी में काम करती है, लेकिन ये स्टेट ड्युअलिटी से परे है। 11, रियलिटी का असली रूप। शायद यही रियलिटी का असली रूप है, जो बदलता नहीं, टूटता नहीं, खत्म नहीं होता, और बाकी सब उसी का एक्सप्रेशन है। 12, वापस लौटना। और फिर धीरे धीरे थॉट्स वापस आते हैं, पहचान लौटती है, मैं फिर से बनता है, लेकिन अब कुछ बदल चुका होता है। 13, एक नई नजर। अब जब आप दुनिया देखते हो तो वही चीजें अलग लगती है, क्योंकि आपने एक डीपर लेयर छू ली है। 14, जीवन का नया अर्थ। अब लाइफ सिर्फ सर्वाइवल नहीं रहती, ये बन जाती है एक कंटिन्यूअस एक्सप्लोरेशन, एक साइलेंट अप्रिशिएशन। 15, जो कभी खत्म नहीं होता। ये एक्सपीरियंस चला जाता है, लेकिन उसका असर बना रहता है, और फिर आप वही जीवन जीते हो, लेकिन एक अलग अवेयरनेस के साथ। 16, एक बहुत गहरा एहसास। शायद सबसे बड़ी सच्चाई ये नहीं है कि हम कौन हैं, बल्कि ये है कि जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं तब जो बचता है वही असली है। अगर आपको ये अनुभव सच में महसूस हुआ तो डेंस फाइकोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां सिर्फ नॉलेज नहीं, वो गहराई मिलती है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और अनुभव शुरू होता है।